टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसमें से किसके सिद्धांत का यानी किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था ये बताना है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। आप लोगों को बता दें कि हर क्वेश्चन में इसी तरह से आपको लगभग में 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। लगभग में 5 से 10 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में देंगे और उसी समय में आपको आंसर देना होगा। इसका आंसर होगा पहला, सहलग्नता यानी पृथक्करण, प्रबलता, स्वतंत्र अभिवन। ये तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया, जबकि सहलग्नता का प्रतिपादन नहीं किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? यानी मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए, इनमें से किस जीवधारी का प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा सी, गार्डन पी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है? देखिए क्वेश्चन उन्हीं के नाम पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा, इनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जी.जे. मेंडल, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा बी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया के किस शहर में? मैंने बताया था ब्रून शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम को दर्शाया जाता है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है जो मेंडल का दूसरा नियम है? इसका आंसर सही होगा डी, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। अगर आप लोग द्विसंकर क्रॉस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो चित्र सहित पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा सी, द्विगुण या द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने द्विगुण प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने थे? यानी द्विसंकर क्रॉस में इन्होंने कौन से बीज चुने थे? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। आंसर सही होगा इसमें बी, गोल पीले यानी पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीजों का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात यानी बाह्य प्रदर्शन अनुपात होता है। जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आंसर सही होगा डी, 3:1 के अनुपात में। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी अध्ययन कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। का आंसर सही होगा बी, डीएनए से लक्षण प्रारूप की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें F2 पीढ़ी में क्या होता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही होगा पहला, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता किस में पाई जाती है? मटर में, ड्रोसोफिला में, मिराबिलिस जलापा में, एक तथा बी दोनों में। जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा।
ये आंसर सही होगा सी। मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में द्वितीय पीढ़ी का अनुपात होता है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अपूर्ण प्रभाविता में द्वितीय पीढ़ी का अनुपात क्या होता है। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा डी, 1:2:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिराबिलिस जलापा की लाल तथा सफेद पुष्प वाली प्रजातियों को क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में पुष्पों का रंग कैसा प्राप्त होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। इसका आंसर सही होगा बी, गुलाबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में एक गुण संकरण दृश्य रूप अनुपात होता है। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही होगा पहला, 1:2:1 का अनुपात होता है। क्वेश्चन है, जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। तो जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। घटना क्या कहलाएगी, एपिस्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। इसका आंसर सही होगा सी, अंध्यांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को क्या कहेंगे। और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा पहला, युग्मन अथवा सिस फेज कहेंगे। ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स संलग्नित लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा पहला, व्हाइट आंख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब मेंडल ने एक शुद्ध युग्मकी श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण शुद्ध युग्मकी लाल पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संकरित थे। आंसर सही होगा बी, सभी लाल पुष्प वाले थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, X0 क्रोमोसोम असामान्यता है। 4 सिंड्रोम के नाम लिखे गए हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इन चारों सिंड्रोम के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसमें आंसर सही होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 45, 47, 48। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचिए और आंसर सही होगा इसमें बी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, कौन सा लक्षण है। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से पहला वाला देखते हैं, X0 विषम जात गुणसूत्र, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाई जाने वाली अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं का कारण है। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा पहला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार काय किसमें अनुपस्थित होती है। आंसर इसमें सही होगा बी, टर्नर सिंड्रोम में बार काय अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है। आंसर सही होगा पहला, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वह सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सही होगा सी, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। क्लाइनफेल्टर संलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है। तो जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सही होगा बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिख सकती है। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है जो होती है इस गुणसूत्र में एकाध सूत्रता के कारण। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था ये। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसका आंसर सही होगा डी, 18। प्रश्न है, मंगोलायड स्थिति संबंधित होती है किससे? मोनोसोमी से, ट्राइसोमी से, नलीसोमी से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर सही होगा बी, ट्राइसोमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और आंसर होगा डी, मेलेनिन की अनुपस्थिति या एब्सेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार के अनुवांशिक बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी है कहा गया है। तो पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर होगा डी, ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी होती है। ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। पीजी 2016 में क्वेश्चन आया था। इसे सोचिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर से होगा पहला गुणसूत्र 9 तथा 22 के बीच में होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, ए तथा बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2011 में। ये उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही। ध्यान से प्रश्न को समझना है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं पूछा गया है, और मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, इसलिए पुरुष में XY और स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। इसका आंसर होगा डी, शुक्राणुओं के प्रकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्र होते हैं। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सही होगा पहला, 2n -1 चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विगुणित जीव जिसमें एक जोड़े का एक गुणसूत्र नहीं है अर्थात 2n-1 कहलाता है, इसे क्या कहेंगे? तो जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा बी, एक सूत्री कहेंगे, यानी मोनोसोमिक कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सूत्री पौधे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सूत्री पौधा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। आंसर सही होगा बी, एक सूत्री में मैंने बताया था 2n-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। ड्रोसोफिला इसमें लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। इसका आंसर होगा डी, एक्स क्रोमोसोम एवं ऑटोसोम दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है।
चित्रों के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, इडियोग्राम कहलाता है। इडियोग्राम कैरियोटाइप दर्शाता है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? बी, गुणसूत्रों का फिनोटिपिक प्रकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है। गुणसूत्र पर जो जीन का अनुक्रम होता है उसको निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर सही होगा इसमें सी, गुणसूत्र मानचित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार किया जाता है? गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार करते हैं? इसका आंसर होगा बी, मेटाफेज अवस्था में तैयार किया जाता है। पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसमें हुई? लिंग गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसमें हुई थी? इसका आंसर होगा बी वाला, स्फेरोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की सबसे कम संख्या किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया था कि गुणसूत्रों की सबसे कम संख्या पाई जाती है। जल्दी से सोचिए और उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। आंसर सही होगा इसमें पहला, हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस। हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में पाई जाती है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने? चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में दो दो वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, बीडल व टाटम ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक स्वप्रतिरोधी बीमारी है? स्वप्रतिरोधी बीमारी कौन सी है? चार बीमारियों के नाम चारों ऑप्शनों में लिखे गए हैं, इसमें बताना है स्वप्रतिरोधी बीमारी। आंसर होगा बी, मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस स्वप्रतिरोधी बीमारी है। क्वेश्चन है, बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग। आंसर होगा इसमें पहला, सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, जीन के एक बेस में परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन होता है। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं? पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। था इसका आंसर होगा पहला, डीएनए से बने होते हैं जीन्स। क्वेश्चन है, जीन्स शब्द का अभिप्राय है, यानी जीन्स का मतलब क्या है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा डी, डीएनए का एक भाग होते हैं जीन, या कह लीजिए कि डीएनए का एक खंड होते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दुर्लभ आनुवांशिक रोग एक्स संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशागत होता है तो प्रत्याशा होगी कि। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, प्रभावित पिताओं के, यानी जो प्रभावित पिता है उसके 100% प्रभावित पुत्रियां उत्पन्न होंगी। निम्न में से कौन सा ऑन्कोजीन के नाम से जाना जाता है? यानी इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, कैंसर कारक जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जब होता है उसे कैंसर रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्रोमोसोम पर स्थित तथा पिता से पुत्र को प्रेषित होने वाला जीन कहलाता है। यानी वाई क्रोमोसोम पर स्थित हो और पिता से पुत्र को प्रेषित हो जाता हो तो ऐसे जीन को क्या कहा जाता है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका आंसर होगा सी, होलैंड्रिक जीन कहलाता है। जीवाणु का T4 प्लाज्मिड ट्यूमर उत्प्रेरक जीन को हटाने के बाद कहलाता है। जीवाणु का जो T4 प्लाज्मिड है ट्यूमर उत्प्रेरक जीन को हटाने के बाद क्या कहलाता है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, टीडीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व एमआरएनए में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है? मेच्योर एमआरएनए है उसमें जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होगा? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, इंट्रान भाग। इंट्रान जीन का वह भाग होता है जो अमीनो अम्ल के कोडिंग में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से एक वाहक के रूप में बाह्य जीन को वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। आंसर सही होगा इसमें डी, YAC में सबसे ज्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित तंत्रों में वह जीन जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम क्राइसमेटा या गुणसूत्रों से के बीच में होने वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा ए, आवियोजन की परिघटना दर्शाते हैं। सहलग्नता, युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा बी, बेटसन एवं पुन्नेट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में सहलग्नता की घटना सर्वप्रथम देखी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर होगा इसका पहला, लैथाइरस ओडोरेटस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, TH मॉर्गन ने शब्द TH मॉर्गन ने कौन सा दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सही सी, सहलग्नता या लिंकेज शब्द TH मॉर्गन ने दिया था। क्रॉस विनिमय की इकाई है सिस्ट्रॉन, म्यूटान, इंट्रॉन, रिकॉन। क्रॉस विनिमय की इकाई बताना है कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा डी, रिकॉन क्रॉस विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की इकाई होता है। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं उसमें कितने सहलग्न वर्ग होंगे? गुणसूत्रों के 10 जोड़े हैं कोशिका में, उसमें कितने सहलग्न वर्ग होंगे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बी, 10 सहलग्न वर्ग होंगे। सन 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी किस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा पहला, जंतुओं यानी ड्रोसोफिला में एक्स रश्मि उत्परिवर्तनों पर खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा दिया गया था? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। इसका आंसर सही होगा पहला, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्यूरिन आरएनए में पाया जाता है? ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। इसमें से कौन सा प्यूरिन आरएनए में पाया जाता है? होगा ए, ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों। डीएनए और आरएनए में क्या समानता है ये पूछा गया है टीजीटी 2004 में। आंसर सही होगा सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए के द्विकुंडलिनी के पूर्ण चक्र की लंबाई क्या होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन यहाँ पर नैनोमीटर में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको नैनोमीटर में बताया था 34 एंगस्ट्रॉम को
3.4 नैनोमीटर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसमें आंसर से होगा पहला 3.4 नैनोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक रज्जुक के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, एक रज्जुक के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी बताया गया है, पूछा गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचिए और ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा पहला 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। इनमें घटनाओं का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आंसर सही होगा बी, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये घटना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मरम्मत प्रक्रिया के दौरान कुछ पिरामिडीन डाइमर हटाए जा सकते हैं। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा बी, प्रकाशिक पुनः सक्रियण के द्वारा हटाए जा सकते हैं। बता दें कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डीएनए में होने वाले सामान्य क्षति को पुनः से ठीक कर देते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए मरम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? सैटेलाइट डीएनए का नाम बताना है। आंसर होगा पहला, पुनरावृत्त जीन के डीएनए सैटेलाइट डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के लगभग 100 क्षार युग्म के तीव्र क्रमीकरण विधि को किसने विकसित किया था? 100 क्षार युग्म के तीव्र क्रमीकरण विधि को किसने विकसित किया? आंसर सही होगा पहला, सैंगर ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसे ट्रांसवर्जन कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, एडेनिन थाइमिन, ये परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है। बता दें कि ट्रांसवर्जन एक प्रकार का प्रतिस्थापन बिंदु है, यह कह लीजिए सब्स्टिट्यूशन पॉइंट होता है या जीन उत्परिवर्तन होता है, यानी पॉइंट या जीन म्यूटेशन होता है, जिसमें एक श्रेणी का जो नाइट्रोजनी क्षार होता है दूसरी श्रेणी के नाइट्रोजनी क्षार में बदल जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्यूरीन श्रेणी है, प्यूरीन श्रेणी का क्षार पिरामिडीन श्रेणी के क्षार से या पिरामिडीन श्रेणी के क्षार प्यूरीन श्रेणी के क्षार में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म है। टाटोमेरिज्म क्या है? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, प्यूरीन का पिरामिडीन से युग्मन टाटोमेरिज्म कहलाता है। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, 18, 10, 8। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या बतानी है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, 10। यानी मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो भोजन में जरूर उपस्थित होना चाहिए? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, वैलीन अमीनो अम्ल भोजन में अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से किसे जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? आंसर सही होगा पहला, करोल इरेकी। करोल इरेकी को जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, और ये हंगरी के कृषि अभियंता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है? भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह बताना है। इसका आंसर होगा सी, इन्वर्जन। कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था।
4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि ऐसा कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी है जिसका उपयोग मानव इंसुलिन उत्पादन में किया जाता है या प्रयुक्त होता है। आंसर सही होगा इसका सी, एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि एस्चेरिशिया कोलाई तथा सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग या सेरेविसी का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन के उत्पादन में होस्ट के रूप में किया जाता है।